इस वक्त सबसे बड़ी खबर आज उस संशोधन बिल पर है जिस पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा में आज देश की आधी आबादी के हक, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की असली परीक्षा होनी है। और अब से बस थोड़ी देर में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 संशोधन बिलों पर वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे, जिसके बाद महिला आरक्षण से जुड़े बिलों पर वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बिल के विरोध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे, क्योंकि महिला आरक्षण बिल की आड़ में सरकार डिलिमिटेशन कराने की तैयारी कर रही है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो सवाल यह है कि जब किसी भी तरह का संविधान में संशोधन होना है तो उसके लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो सरकार के पास है नहीं। तो ऐसे में सरकार ये बिल कैसे पास कराएगी? अब अगर सरकार ये बिल लेकर आ रही है और उसने बाकायदा विशेष सत्र बुलाया है तो जाहिर सी बात है सरकार ने नंबरों को जुगाड़ने की तैयारी भी की होगी। तो वो नंबर किस तरह से सरकार अपने पक्ष में हासिल कर पाएगी? राहुल गांधी सीधे सीधे मना कर चुके हैं। विपक्ष भी कह रहा है इस मुद्दे पर कि मैजिक नंबर जो है वो सरकार को अचीव नहीं होने देंगे और ये बिल पास नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति जो है सदन की, उसमें 543 कुल सांसद हैं। अभी फिलहाल जो सांसद हैं, जो सीटें हैं, वो 540 हैं। और जो आपको संविधान संशोधन बिल के लिए आपको जो मैजिक फिगर चाहिए, यानी 2/3 से ज्यादा का जो आंकड़ा चाहिए, वो 360 बैठता है। सरकार के पास 293 हैं, विपक्ष के पास 232 सांसद हैं। तो ऐसे में क्या कोई क्रॉस वोटिंग होने वाली है? क्या कुछ पार्टियां एब्सटेन रहने वाली हैं, यानी कि वॉकआउट कर जाएं, उसके बाद सदन की जो पूरी की पूरी एब्सोल्यूट नंबर्स है वही घट के आ जाए, तो फिर ये मैजिक फिगर तब्दील हो जाए? तो इसमें सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर किस तरह से ये मैजिक नंबर अचीव करने के लिए सरकार ने क्या कुछ रणनीति बनाई है। लोकसभा में सरकार के सामने चुनौती होगा इस मैजिक फिगर को अचीव करना। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शेखर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, रोहित कुमार सिंह हैं, संयोजक युवा चेतना से, और घनश्याम तिवारी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, एजिया यादव हैं, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ। प्रोफेसर प्रीति शेखर, सरकार के पास नंबर नहीं है, विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। जब आपको मालूम है कि आपके पास मैजिक फिगर नहीं है, तो इन बिल को लाने का, विशेष सत्र बुलाने का औचित्य क्या है, मंशा क्या है? सिर्फ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिसे विपक्ष, मुझे लगता है कि उस अवसर को गंवाने पर तुले हुए हैं। और यह जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों से पारित हुआ था, उसके आधार पर पहले जनगणना होनी थी, फिर परिसीमन होना था, उसके बाद इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलना था। और आप सब लोग जानते हैं कि कोविड जैसी महामारी में जनगणना का कार्य बाधित हो गया, और अब जबकि वो 2026 में होना है, तो उस आधार पर 2029 में बढ़ी हुई सीटों पर, जो कि सरकार अभी मसौदा तैयार कर रही है, उन बढ़ी हुई सीटों पर 33% महिला आरक्षण का लाभ भारत की महिलाओं को मिलने वाला है। अगर मंशा इतनी साफ सुथरी थी और आप विपक्ष को मौका देना चाहते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ब्लैंक चेक एक तरह से दे रहे हैं, तो जरा ये भी बता देते कि पहले कंसेंसस विशेष सत्र बुलाने से पहले कर लेते कि भाई आइए आपकी सारी संशय दूर करते हैं और आके बैठते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं, ताकि सदन में ये मैजिक फिगर हासिल हो पाए। बनस्पत इसके कि आज ये मैजिक फिगर मिलेगा कि नहीं, इस पर सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने आज 3 ट्वीट किए। पहले उन्होंने लिखा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में देर रात तक चर्चा चली, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनका तर्क संगत जवाब दिया गया, जिनके मन में विरोध का विषय था उसका भी समाधान किया गया। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण पर 4 दशक तक बहुत राजनीति हुई, अब आधी आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अपील की कि लोकसभा में मतदान के दौरान विपक्ष संवेदनशीलता से फैसला ले और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में वोट दे। प्रधानमंत्री ने और भी ट्वीट किए हैं, तो यानी कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष को, वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप जो है इसका पूरा क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन महिलाओं को उनका हक दिलवा के रहिए। महिलाएं पहले से ही पिछले 4 दशकों से इंतजार कर रही हैं, अब और इंतजार मत करवाइए, आपके पास एक सुनहरा मौका है। बाकायदा प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सरकारी खर्च पर वो विज्ञापन देंगे जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं की फोटो होगी। तो प्रधानमंत्री की अपील इस बार अंतरात्मा की आवाज सुनने की है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि नारी शक्ति की तरफ से सभी सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, उनकी भावनाएं नाहत हों, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें। तो प्रधानमंत्री तीसरा पोस्ट भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सांसद अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी को याद कर अंतरात्मा की आवाज सुनिए। पीएम ने कहा कि देश की नारी शक्ति की सेवा का और उनके वंदन करने का ये बहुत बड़ा अवसर है।
अगर ये बिल पास हुआ तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। पीएम ने कहा कि आज इतिहास रचने का मौका है, सभी सदस्य मिलकर भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। तो सवाल यह है कि आखिर झुकेगा तो कौन झुकेगा? विपक्ष वाकई में अंतरात्मा की आवाज सुनेगा? विपक्ष को समझ में आएगा कि भाई ठीक है, नारी शक्ति वंदन बिल पास होना है, 850 ही सीट होनी है डिलिमिटेशन के बाद। अब वो ताजा जनगणना के आधार पर हो या 2011 की जनगणना के आधार पर हो, सीटें तो 850 ही होनी है। फॉर्मूला भी कमोबेश परिसीमन आयोग का वही रहने वाला होता है। सरकार तो यहाँ आपको फिर भी 50% दे रही है, नहीं तो 20 से 24 लाख सीटों पर आपको एक सांसद मिलता है। तो फिर यहाँ पर विपक्ष क्यों नहीं राजी हो जाता है अगर ये ऑप्शन सरकार दे रही है? समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम तिवारी जी, 850 सीटें होनी हैं, चाहे वो आज की जनगणना के बाद हो या फिर उसका रेफरेंस अगर जो नई जनगणना होगी उसके बाद भी यही नंबर रहेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना है, इसी नंबर पर मिलना है। तो फिर अगर आज हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? और जहां तक आपने कही साउथ और नॉर्थ के फॉर्मूला की, वो फॉर्मूला भी वही रहना है। वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। क्या है सोना? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। तो राहुल गांधी ने जहाँ 16 का जो पजल छोड़ा है, वो कह रहे हैं कि अभी मैं थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर, इसे सॉल्व किया जाए। राहुल ने आज जादू की बातें की और पजल सॉल्व करने की बातें की हैं। बहरहाल फिलहाल राहुल ने साफ कर दिया है कि वो इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, दिक्कत क्या है? ठीक है, नमस्कार पिनाज जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 12 साल से हम प्रधानमंत्री जी की जादूगरी देख रहे हैं। चाहे वो अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, काला धन ले आया जाएगा, भ्रष्टाचार मिटा दिया जाएगा, किसानों को की आय दोगुनी हो जाएगी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। ये जादूगरी हम 12 साल से देख रहे हैं। और प्रतिदिन मीडिया में एक किसी कीर्तन के साथ ही जादूगरी दिखाई देती है। ठीक। लेकिन असर क्या है कि आज प्रधानमंत्री जी को और समूची भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के पीछे छिप करके एक नया षड्यंत्र रचने की जरूरत पड़ रही है कि किस तरीके से वो भारत के नक्शे को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकें, ताकि जो 400 पार उन्हें जनता नहीं करा पाई, वो धोखे से 400 पार। ठीक है घनश्याम जी, आपको पता है कि सीट जो होती है, परिसीमन आयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी टेक्निकलिटी क्या होती है। 20 से 24 लाख सीट, 24 लाख की आबादी पर। सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तक जो पुराना परिसीमन जो सीटें हुई, तो क्या आधार होता है? आप तीसरी बार पूछ रही हैं बात, ये बता रही हैं आप दर्शकों को सही बात नहीं बता रही हैं। आप सही बात बता दीजिए, इसीलिए आपको बुलाया मैंने शो में। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिबेट में जो कि लोकसभा में हुई है, वो सभी सांसदों का, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह का भाषण सुन लें। ये 850 के का जो की जादूगरी आपको समझ नहीं आएगी। ये 850 कहां से आया, ना आपको ये समझ में आएगी परिसीमन आयोग कब बना, उसमें कौन होगा, ना आपको ये समझ में आएगा कि किसी राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ना आपको ये समझ में आएगा कि अक्टूबर 2023 को जब संसद ने सर्वसम्मति से महिला विधेयक बिल पास कर दिया था, तो कल आधी रात को उसको लागू क्यों किया गया 2.5 साल बाद। जो सरकार महिलाओं के पीछे छुप करके अपने राजनीति का षड्यंत्र करे, कोशिश करे कि 400 पार अब मैप को काट छीट के लाया जाए, जो ये कोशिश करे कि अनेक जो कमजोर राज्य हैं, आज मणिपुर 2.5 साल से चल रहा है। क्यों चल रहा है? सुनिए ना, 543 में से कितनी सीटें साउथ की हैं अभी? एक आखिरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी नहीं, आप और बोलिए। 543 में से अभी साउथ का रिप्रेजेंटेशन कितना है? साउथ की कितनी सीटें हैं? मैं उस पे आ रहा हूँ, एक सेकंड बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे मणिपुर को जलने को मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे, आज के मुद्दे पर रहिए ना। 543 में से कितना रिप्रेजेंटेशन साउथ का है, नॉर्थ? जी पिनाज जी, एक सेकंड मुझे एक बात कहने दीजिए प्लीज। 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे मणिपुर से आगे नहीं निकलेंगे। सुन लीजिए। अच्छा चलिए, आप आगे जा सकते, मैं नहीं जा सकता, सुन लीजिए। अगर मणिपुर के 40 सांसद आज लोकसभा में होते तो मणिपुर 2.5 साल जलता नहीं। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा 40 सांसदों का? चलिए फॉर्मूला आप सुझा दीजिए। सुनिए ना, अभी तो फॉर्मूला जो पुराना परिसीमन, देखिए बीजेपी की सरकार तो थी नहीं जब पहले परिसीमन के हिसाब से ये जो कैप तय किया गया 550 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें आर्टिकल 81 का जिक्र है जिससे उसको रिवाइज करना है फिलहाल। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जब पहले आधार बनाया गया था, यही आधार था ना कि भाई 20 से 24 लाख पर आपको एक सांसद की सीट मिलेगी, यही आधार था। अब आप क्या चाहते हैं, ये आधार बदल दिया जाए? देखिए, इस सरकार ने इस आधार को बदलने के का षड्यंत्र रच दिया है। सरकार क्या कह रही है कि संसद जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली होना था, संवैधानिक तरीके से होना था, सरकार कह रही है कि सिंपल मेजॉरिटी से वो सरकार तय कर लेगी। जिस तरीके से उन्होंने तय कर लिया कि असम में 2011 का सेंसस यूज करेंगे और जम्मू कश्मीर में 2001 का सेंसस यूज करेंगे, या उसको उलट लीजिए। तो सरकार अपने
षड्यंत्र के हिसाब से तय करेगी, बीजेपी अपने षड्यंत्र के हिसाब से तय करेगी कि कब किस समय कौन सा परिसीमन यूज करना है, कब किस समय कौन सा सेंसस यूज करना है। ठीक है डॉक्टर प्रीति शेखर, आपकी नीयत में खोट है। आपको महिलाओं को आरक्षण देना था तो 2023 में तब भी आपके पास सरकार थी, 543 के नंबर में से दे देते। भाई क्या हो गया, 543 में से दे दीजिए पहले, परसेंटेज तो वही बैठेगा, बाद में 850 का इंतजार क्यों करना है कि अपनी सीट किसी को नहीं छोड़नी है महिलाओं के लिए, है ना? अपनी सीट किसी को नहीं छोड़नी है, सीट बढ़ेंगी तो महिलाओं का हक मिलेगा। प्रीति जी महिला बन के बात करिएगा एक बार 2 मिनट के लिए। मैं बिल्कुल महिला ही बनकर बात कर रही हूँ, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा और कम से कम 2-3 मिनट समय दीजिएगा, तभी मैं अपनी बातों को क्लियरली रख पाऊंगी। जहां तक बात है हमारी मंशा की और नियत की खोट की, तो हमारी नियत में उस समय भी खोट नहीं था जब इस बिल को कांग्रेस ने पेश किया था और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। और मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आपने जब इस बिल को राज्यसभा में पेश करने के बाद जब लोकसभा में आपने रखने का काम किया तो किसने इसका विरोध किया? ये वही राजद और सपाई हैं जिसने इस बिल का विरोध किया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी आप एक प्रश्न पूछ रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता से, वो उसका जवाब नहीं दे पाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि साउथ में अभी 129 सीटें हैं और इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद वहां पर 2029 में 195 सीटें हो जाएंगी, तो ये फासला बढ़ेगा। अरे एक मिनट प्रीति जी गणित सेलेक्टिवली इस्तेमाल मत कीजिए। मैं एक मिनट प्रीति जी, नहीं ऐसे नहीं। अगर मैं उनसे गणित की बात पूछ रही थी ना, तो आप भी बता दीजिए नॉर्थ में अभी कितनी है और फिर बढ़ के कितनी हो जाएंगी, मतलब है ना हिंदी बेल्ट की। ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं समझाना चाह रही थी कि भाई अभी भी वो फासला जो है वो अच्छा खासा है और आगे चल के भी वो फासला अच्छा खासा रहने वाला है। मैं सुनिए, मैं बता रही हूँ नॉर्थ में भी जितने एक स्टेट जितने हैं सब जगह आंकड़े के साथ हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया कि हर जगह सीटें बढ़ रही हैं, चाहे वो नॉर्थ की सीटें हो या फिर साउथ की सीटें हो। आज के मुद्दे पर एक बहुत ही प्रासंगिक एक कोट है, मैं कहना चाहती हूँ कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। बहुत बढ़िया प्रीति जी, अगर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब 2023 में ये बिल पास हुआ था, उसका नोटिफिकेशन जारी करते करते भी आपने वक्त ले लिया। अभी घनश्याम जी ही पूछ रहे थे, 23 में पास हो गया था, नोटिफिकेशन जारी करना भूल गए आप लोग। अब एक और चीज, एक मिनट और काल करे सो आज कर, सुनिए ना, तो 543 पे ही कर देते। और अगर 2011 का ही रेफरेंडम लेना था तो आपको कोई रोक थोड़ी रहा था। जब आप नारी बंधन बिल उस वक्त लाए थे तब बोल देते कि भाई हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, नहीं जनगणना का हम 2011 का रेफरेंडम ले लेंगे। सभी हमारे विपक्ष के लोगों को समझ में आ जाए। तो उन्हें ज्ञान नहीं तो उनका ज्ञानवर्धन आज सदन में हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें। एक और बात जो बहुत आवश्यक है कि इस बिल के पास होने से 2029 में महिलाओं को यदि 33% का लाभ होने वाला है, तो इसमें विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? 2024 में देते हैं, विपक्ष के पेट में दर्द नहीं हो रहा, वो पूछ रहे हैं 2024 में दे देते ना, 2024 में क्यों नहीं दे दिया? 850 करने की क्या जरूरत है? देने में क्या कष्ट है? फिर मैं तो पूछूंगी उनसे कि आप यूपीए के सरकार कार्यकाल में आपने इस बिल को क्यों नहीं पास किया? क्यों आप राजद और सपा के आप उनके प्रेशर में आ गए? ठीक है एजिया यादव ठीक है भाई, परिसीमन आज भी होना है, परिसीमन नई जनगणना के बाद भी होना है। ठीक है, तो फिर अगर आज ही हो जाता है, ठीक है भाई, बीजेपी ने 2011 से उसका मूड बदल गया, सत्ता में है वो, उन्होंने कहा ठीक है जी बहुत लेट हो जाएगा, 2029 में हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण के साथ जाएं। और परिसीमन उन्होंने कहा था कि जरूरी है भाई, उनका यही था ना कि भाई पहले जनगणना, परिसीमन, फिर ये लागू। तो उन्होंने जनगणना 2011 वाली ले ली। दिक्कत क्या है? फायदा तो महिलाओं का ही हो रहा है ना। 40 साल इंतजार किया, 5 साल इंतजार। बोलो। बोलिए। कल जब मैं नरेंद्र मोदी जी के स्पीच को सुन रही थी तो उनका ओपनिंग लाइन था, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन साथ साथ वो भूल रहे थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगा अगर सोशल डेमोक्रेसी को साथ लेकर के चला जाए। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी सोशल डेमोक्रेसी को साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे वो भूल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जितनी सत्ताधारियों की इम्पोर्टेंस होती है, जरूरत होती है, विपक्ष के बिना डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। ये चीज वो भूल रहे हैं। उनका मकसद क्या है? एक बार लागू हो जाए, क्रेडिट हम आपको देते हैं, फोटो में भी आप लोग रहिएगा, तो ले दे करके क्रेडिट और फोटो पे नरेंद्र मोदी जी बहुत फोकस कर रहे हैं। आप लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? आप बता दीजिए। चलिए, वो तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप किस पे फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं महिला हूँ
मैं विपक्ष की हूँ, राजद की हूँ, जहाँ हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि आरजेडी ने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? आपको मालूम है? हम लोग कोटा विद इन कोटा फॉर ओबीसी हम लोग का डिमांड था, और आज भी हमारा वही है। अगर आप 33% रिजर्वेशन मैम मैंने कहा ना, पहले जो मिल रहा है वो तो लीजिए। मैं वही आपसे, मैं बतौर महिला ये पूछ रही हूँ आपसे कि पहले जो मिल रहा है वो ले लीजिए, उसके बाद फर्दर लड़ाई करेंगे। क्योंकि पिछले 40 सालों से, सुनिए ना, 40 सालों से मैम, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन पूछ रही हूँ आपसे अभी थोड़ी देर के लिए। मतलब महिलाओं को पहले 33 ले लेते हैं, उसके बीच में उसमें किसको कहाँ और फिट इन करना है वो ले लेंगे पहले, क्योंकि 33 ही 40 साल से नहीं मिल पा रहा है। एजिया यादव जी, पिनाज जी, ये 33 मिलने की बात नहीं, क्या आप नहीं चाहती है कि हर समाज की महिला का रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में? मैम व्हाट इज बेटर? जीरो इज बेटर मैम, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सोशल डेमोक्रेसी आपको क्या ज्यादा फायदेमंद लगता है, शून्य या +1? जब तक आप सोशल एजिया यादव, मैं आपसे ये सिंपल पूछ रही हूँ, व्हाट साउंड्स बेटर टू यू, 0 और +1? रिजर्वेशन का कोई मायने नहीं होगा। और पिनाज जी, हम लोग तो 23 में ही बोल रहे थे, आप कर दीजिए 543 में आप लागू कर दीजिए। ये इतनी ऐतिहासिक समय होता है जो पक्ष और विपक्ष एक साथ समर्थन दे करके इस बिल की सब खुश थे कि 33% रिजर्वेशन होने वाला है। आप क्यों नहीं 23 में ही दे दिए? जब बात हुई तब आप लोगों ने ही कहा। मैं अपनी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछती हूँ, डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, मतलब कि जब तक आप नए कॉन्स्टिट्यूएंसी डॉक्टर प्रीति शेखर, बीजेपी एक एक कदम फूक फूक के रखती है, एक एक काम 100 बार सोच के करती है। राजनीति के चाणक्य उस पार्टी में मौजूद हैं। कहा जाता है पार्टी जो है उसका काडर, उसका चुनाव मैनेजमेंट, उसकी रणनीति की दाद पूरी दुनिया देखती है। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं पता था, आप इतने अनजान थे कि आपको नहीं पता था आप क्या विधेयक ला रहे हैं, क्या बिल पारित करा रहे हैं, उसमें आप क्या लाइनें लिख रहे हैं, जनगणना में कितना वक्त लगता है, परिसीमन में कितना वक्त लगता है, 2029 तक ये नहीं हो पाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये बिल 2023 में आया है, उससे पहले कोविड हो चुका था, और आपने वो जो लाइन लिखी है ना उस बिल में जो थी, मतलब सरकार ने वो जनगणना उसके बाद की बात कही है। ये सब लिखा हुआ आपका था, स्टैंडर्ड आपने सेट किया था, रूल्स आपने सेट किए थे, अब उससे यूटर्न भी आप ही लोग ले रहे हैं। यही इसी बात को मैं क्लियर करती हूँ, उसके बाद ही होना था ना उस जनगणना के आधार पर, लेकिन वो जनगणना नहीं हो पाया। तो उसके पहले जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये मसौदा उस जनगणना को कराने में सरकार किसकी थी? जितनी फुर्ती से एसआईआर हो रहा है उतनी फुर्ती से हो जाना था। महामारी ने, अरे 2023 में मैडम, 2023 में टाइम ये नारी शक्ति वंदन में कब आया है? 2023 में, उससे पहले समय है उसी में वो होता है। एक मिनट फिर से शुरू करते हैं। मैं प्रीति जी 2023 में आया ये बिल। प्रवक्ता का एक जवाब देना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा 30 सेकंड्स देंगी तो। वो कह रही थी कोटा विद इन कोटा की बात कर रही थी, लेकिन आप उन्हें मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि एचडी देवगौड़ा की सरकार में जब इस बिल को पेश किया गया था तो उसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन में एससी एसटी महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया था। और सेम इसी मसौदा को यूपीए सरकार ने भी पेश किया, और इसमें बिना कोई परिवर्तन किए, इसके ढांचा में बिना कोई बदलाव किए एनडीए की सरकार ने भी इस मसौदा को पेश किया, उसको पारित किया। तो बताइए, अगर हम लोग गलत हैं तो आप भी गलत थे, लेकिन हमारी मंशा क्या है कि महिलाओं को 33% का लाभ जल्द से जल्द मिले। ये हमारे रोहित कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की नीयत साफ है। उस वक्त उन्हें लगा था जनगणना हो जाएगी, अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, रोहित जी को भी चर्चा में शामिल कर लें। रोहित जी, बीजेपी की नीयत साफ है, उन्हें लगा था कि भाई जनगणना हो जाएगी इतनी फुर्ती से, और उसके बाद वो अच्छे से परिसीमन करा देंगे और फिर 2029 में लागू कर देंगे। अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लागू कराना पहले ज़रूरी है, मतलब पहले कुछ मिल जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, 2011 का बेस ले लेते हैं। नीयत साफ है या सीधे सीधे राजनीति हो रही है? देखिए, सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी? बंगाल के देखिए, कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही पहले है। नहीं, क्या जरूरत थी? मॉनसून सेशन आ ही रहा था, तब कर लेते काम, इतना क्या आफत आ गई थी? नहीं, तो क्या इस पर ओपिनियन पोल कराना चाहिए था कि बंगाल चुनाव के समय? नहीं, ओपिनियन पोल कराना चाहिए था क्या विपक्ष के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कि बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के पोलिंग के पहले संसद में नारी सम्मान की लड़ाई को अंतिम आयाम तक पहुंचाया जाए कि नहीं? देखिए, हम माता सीता के घर के हैं, सीता हमारी फुआ है, हम उनके भतीजा हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं, और आपके पैनल पर आज जितने लोग बैठे हैं सब बिहार के लोग हैं। तो बिहार ने नारी शक्ति की लड़ाई सीता जी के जमाने से लड़ी है, तो हम लोग नारी सम्मान के साथ खड़े हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हों या अखिलेश यादव जी हों या एमके स्टालिन हों
या तेजस्वी यादव हों, ये जितने सामंतवादी, समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा का दंभ भरने वाले कपोल कल्पित परिवारवादी राजनीति के संरक्षक राजनेता हैं, इनके पेट के जगह कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर रहा है। इनको जो पुरुष सत्ता है, जो एक मेल डोमिनेंस का नेचर है, वो इनको नॉक कर रहा है कि अगर 33% आरक्षण देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में और देश की असेंबलीज में नारी शक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे देश की, हमारे घर की बेटी बहन महतारी संसद में गरजेगी और पुरुष लोगों को पर्स लेकर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। यही एक गंदी मानसिकता के कारण ये लोग पार्लियामेंट में इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये देसी अंदाज में मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। कोई पुरुष इस बात को कहने से कतराएगा, लेकिन हकीकत यही है। अब आइए सुनिए 20 सेकंड, डोंट इंटरप्ट प्लीज। आपने पूरा भाषण दे दिया, सुन लीजिए मेरी भी। होल कंट्री सीइंग अस ऑन इंडिया टीवी। लेट मी आल्सो स्पीक एंड एक मिनट। नहीं, भाषण नहीं दिया, सुन तो लीजिए। आपने बहुत अंत में समय दिया है। वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ना। एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरा भी पॉइंट है ना। आपको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया, पर मेरा आप ही से सवाल है, किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ। सुन लीजिए, इसमें आपने कहा ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सब नारी शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, नारी शक्ति जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, ये दुर्गा का देश है। लेकिन आप सुन तो लीजिए, मैं आपसे सिंपल सा ये कह रही हूँ कि आप पिनाज त्यागी जी भी नारी शक्ति की परिचायिका हैं। बोलिए पिनाज जी, आप जो कहेंगी सुनेंगे। नारी शक्ति की ये एहसास जो है वो 2023 में नहीं था, जब पूरा विपक्ष कह रहा था 543 में ही दे दीजिए। यानी पुरुष अपने हिस्से से नहीं देगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ही देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। भाई विपक्ष ने कहा था ना कि आप अभी लागू कर दीजिए, परिसीमन कराने की क्या जरूरत है, 543 में दे दीजिए। अरे दीदी, अरे मेरी बड़ी बहन, सुन तो लीजिए। बोलिए ना। सुनिए। दे कौन रहा है? सोनिया गांधी ने नहीं ना दिया, इंदिरा गांधी ने नहीं ना दिया, राबड़ी देवी ने नहीं ना दिया, ममता बानो ने नहीं ना दिया। दिया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अरे तो दिया पुरुष के उदारता पर प्रश्न मत उठाइए। पुरुष नारी का सहयोगी होता है हमारे। अरे देने जा रहा है ना, लेने नहीं दे रहे हैं ना। अखिलेश यादव विरोध में है, तेजस्वी यादव विरोध में है, एमके स्टालिन विरोध में है, अरविंद केजरीवाल विरोध में है, अभिषेक बनर्जी विरोध में है। ये सब पुरुष सत्ता की मानसिकता से घृणित नेता जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा किसी का बढ़ा नहीं सोचते हैं। मुझे एक बात बताइए, पूरे दुनिया में आप एक बात बताइए ना। ठीक है घनश्याम जी, जरा ये बता दीजिए कि ठीक है 543 में कोई, सब लोग कह रहे थे नहीं हुआ, भाई 40 साल का इंतजार हो गया। ठीक है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से टाइमिंग और मूव्स करती है, और ये सब करते आए। ऐसा नहीं कि बीजेपी आज कोई अनोखी है वो कर रही है, सब करते आए। ठीक है, जो पार्टी सत्ता में होती है अपने हिसाब से टाइमिंग सब चीज़ें कैलकुलेट करती है। ये एक परिपाटी है, चली आ रही है। तो अब आप बता दीजिए भाई, इसका फायदा तो महिलाओं को ही मिलेगा। आपका वोट बैंक भी है महिलाएं, और आप भी कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? पिनाज जी, 3 बातें हैं। पहली बात, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण के मेकअप के साथ डिलिमिटेशन का एजेंडा पुश कर रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बोलने वाले लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस मंच पर एक आदमी बोल रहा है ममता बानो, मुझे शर्म आती है। ऐसे लोगों को हम मंच दे रहे हैं जो स्वयं बानो सबसे आपको आपत्ति है। बहुत मुसलमान का, उर्दू का विरोध, बहुत बड़े आप पंडित हो गए हैं, बहुत बड़े जानकार आप हैं। बहुत मुसलमान का, बहुत मुसलमान का विरोध उर्दू का। एक मिनट, आज मुद्दे पे रहते हैं, आज मुद्दे पे रहते हैं। आप अपने आप विरोध करते हैं। बानो का मतलब रोहित जी, उस दिन आप भी कितना नाराज हुए थे जब आपका सरनेम चेंज कर दिया गया था, तो इसलिए मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है आपने उस दिन क्या किया था। ठीक है, मैंने कहा ना, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। जी देखिए, ये शर्मनाक है कि ऐसे व्यक्ति को हम मंच दे रहे हैं, और ये शर्मनाक है कि बानो का मतलब चेक कराइए। ऐसा ठीक है, उनका नाम ममता बनर्जी है, आप तय करेंगे उनका नाम क्या होगा। तो पहली बात, बानो में क्या दिक्कत है? आपको बनर्जी में क्या दिक्कत है? फिलहाल मुद्दा ये नहीं है, प्लीज मुद्दे को भटकाइए मत। घनश्याम जी, आप प्लीज आप अपनी बात पूरी करें और महिला आरक्षण के मुद्दे पर करें। उनको प्लीज, आई टोल्ड यू क्लियरली, प्लीज। मुसलमान का लेंगी। ठीक है घनश्याम जी, बोलिए। बानो का मतलब सम्मानित पैदा होता है। अरे जो भी होता है, अब आप शांति से बैठिए। You should hear me also. Why you are not hearing me? You should check the word meaning of the Bano in dictionary. Why should I hearing it? उनका एक सम्मानजनक नाम है, वो खुद तय करेंगी ना अपना नाम, या आप तय करेंगे? सच्चाई नहीं बोल पा रहे तो आप चीख रहे हैं। ठीक है घनश्याम जी, अच्छा मौका था 23 में। घनश्याम जी, हो सरकार के हो, सब लोगों ने समर्थन किया, आपने नहीं लागू किया, और आप चीख कर करते हैं, कहते हैं राहुल गांधी नहीं चाहते, तेजस्वी जी नहीं चाहते। एक सेकंड घनश्याम जी, 23 में क्या हमने सब लोगों ने समर्थन नहीं किया? क्यों नहीं आप लोगों ने लागू किया? आपने कहा कि सेंसस कराएंगे,
डिलिमिटेशन होगा, सारी कंडीशंस तो आपकी थी। तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव को घनश्याम तिवारी जी, ठीक है भाई, घनश्याम जी, ये बिल को पास किया गया, घनश्याम तो जी, बर्दाश्त नहीं होगा। अपना जवाब दें, फिर उसके बाद मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी एसडिया जी के सवाल लेकर। लोकसभा में जनता दल का यही दुर्गति होता। डिलिमिटेशन कराएंगे, न्यू सीट्स बनाएंगे, तब महिलाओं को ठीक है। एडजस्ट करेंगे। अरे थोड़ा कलेजा बड़ा कीजिए, आधी आबादी करते 49%। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं किरेन रिजिजू। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किरेन रिजिजू वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, संसदीय कार्य मंत्री हैं और सरकार को एक नंबर चाहिए, वो मैजिक फिगर, यानी कि संविधान संशोधन बिल जो होता है तो उसके बाद आपको 2/3 से ज्यादा का नंबर चाहिए, और वो मैजिक फिगर अभी फिलहाल सरकार के पास नहीं है। उसके पास 293 सांसद हैं और विपक्ष के पास 232। तो ऐसे में वो मैजिक फिगर कैसे अचीव होगा? डॉक्टर प्रीति शेखर जी, आपने पहले तो एक मिनट घनश्याम जी आपके पास, चलिए आप बोल दीजिए पहले, फिर प्रीति जी के पास जाऊंगी। जी बोलिए। देखिए, 1996 से लेकर 2024 भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपने हर एक मैनिफेस्टो में ये लिखा कि वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, हर एक मैनिफेस्टो में। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री जी को किसी ने रोका नहीं था, लेकिन सच क्या है, इसी दौरान अगर आप आंकड़े देखिए एडीआर के या myNeta.info पे आंकड़े देखिए, तो जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लगभग 40 से 45% एमपी और एमएलए, उसकी तुलना में 1/4 महिलाओं को टिकट दिया। जो पार्टी जितनी महिलाओं को प्रतिनिधि बनाती है, उससे 4 गुना ज्यादा अपराधियों को प्रतिनिधि बनाती है। उसी प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे भाई उसी पार्टी ने, ठीक है चलिए, आप कह रहे हैं उसी पार्टी ने ये बिल लाया, प्रपोजल लाया, पास हुआ ना, उस पार्टी का किसी ने प्रेफरेंस मौका, दिखाई देता है। यूपीए से किसी ने छीना तो नहीं था ये हक, नंबर तो उसके पास भी थे, सरकार तो वो भी चला रही थी। ये मुखौटा दिखाई सुनिए देता ना, है कि बीजेपी की सरकार तो 2014 से आई ना सर, उसके पहले भी ऑप्शन था ना यूपीए की सरकार के पास, है ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हर एक के अपने अपने राजनीतिक मोटिव होते हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर जी, अगर आपके पास नंबर नहीं है, संविधान संशोधन अगर होना होता है, उस तरह के कोई भी बिल आते हैं तो उसके लिए नंबर कैसे चाहिए होते हैं, ये सबको बहुत अच्छे से मालूम है, पूरे देश को। जब वो नंबर नहीं था तो आपने कंसेंसस बनाने की पहले कोशिश क्यों नहीं की? 360 अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप इस बिल को ठीक बंगाल चुनाव से पहले की वोटिंग से पहले अगर ला रहे हैं, विशेष सत्र बुला के, भाई अगर आप विशेष सत्र बुलाकर ला रहे हैं तो आपने पहले नंबर भी तो जुगाड़े होंगे ना। आपने है नंबर आपके पास? आपको भी मालूम है राजनीति में कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती है। महिलाओं के लिए नियत यदि अच्छी हो तो नंबर मायने नहीं रखते हैं मैम। और यूपीए गवर्नमेंट कैसे लाएंगी नंबर में, वही तो पूछ रही हूं आपसे। बिल का सहयोग डॉक्टर किया प्रीति था, शेखर, समर्थन किया था, स्पेशल सेशन बुलाया, पास किया था, स्पेशल एफर्ट किए उस नंबर को लाने के लिए, तो वो एफर्ट्स क्या है? आज जो लोग विपक्ष की कुर्सी पर बैठे, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी? अरे राजनीति में नैतिकता कहाँ होती है डॉक्टर प्रीति शेखर? राजनीति में नैतिकता, अगर महिलाओं के, आप बताइए ना, आज डॉक्टर प्रीति शेखर आप सत्ता में भी हैं, आज विपक्ष में भी बैठे हैं, आप बखूबी जानती हैं नैतिकता राजनीति से कहां और कितना इत्तेफाक रखती है। प्लीज लेट्स बी रियलिस्टिक, है ना, रियलिस्टिक होते हैं। हर पार्टी अपराधियों को टिकट भी देती है, हर पार्टी अपराधियों को टिकट भी देती है, दल बदल भी होता है। नैतिकता कहाँ होती है ये हम सब जानते हैं, चाहे सत्ता में बैठे चाहे विपक्ष में बैठे, और अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी जाती है, आवाजें दूसरी तरह की सुनी जाती हैं। फ्लोर मैनेजमेंट कैसे किया, वही तो पूछ रही हूँ आपसे कि ये 360 का आंकड़ा आप लोग हासिल कर पाए। आपने स्पेशल सेशन तो बुलाया, स्पेशल सेशन बुलाया, स्पेशल तैयारी क्या की आपने? एक पार्टी से बात की, आकांक्षा और विश्वास के साथ। इस अरे आपका विश्वास क्या है? किसी पार्टी ने आपको भरोसा दिया है कि हम वॉकआउट कर जाएंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री, किसी पार्टी ने भरोसा दिया आपको हम वॉकआउट कर जाएंगे? चलिए, साथ भले ही ना दें, वॉकआउट रहकर भी आपकी मदद की जा सकती है। भरोसा मिला ऐसा किसी पार्टी से? अब मैं बता सकती हूँ, बताइए, अब मैं जवाब दूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल के आपने भाषण को सुना होगा। उन्होंने जो आज अपने सोशल मीडिया से जो संबोधन किया है उसको भी आपने देखा होगा। उन्होंने सीधे सीधे अपील की है कि ये मौका है महिलाओं के अधिकार को सशक्त करने का और उनकी भागीदारी को प्रतिनिधित्व में बदलने का। तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक राजनेता की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी एकमात्र पार्टी की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पूरे की पूरे लोकतंत्र, नंबर जुटाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना मैम, सभी राजनीतिक दलों जो को लेकर आ रही है संविधान की संशोधन महिलाओं को 33% का हक और अधिकार दे। ये नैतिकता का तकाजा है जो विपक्ष के पास नहीं है। और प्रधानमंत्री अंतरात्मा की आवाज सुने, महिला सांसद जो हैं वो पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठें। कुछ पार्टियां जो हैं वो अब ये मंशा जो है इसमें पॉजिटिविटी देखें,
ठीक है, फायदा बीजेपी उठाना चाहती है चुनाव से पहले, ये वो जो सत्ता में होता है वो ये सब करता है और करता आया है, करता रहेगा। तो भाई फिलहाल महिलाओं के हक के लिए कम से कम नंबर तो दिलवा दीजिए। मैसेजिंग तो आवाज आपके नहीं आ रही है आपकी। एजिया यादव जी, मैसेजिंग तो आपके लिए भी ठीक नहीं जाएगी ना, विपक्ष के लिए भी, कि भाई ठीक है महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए सरकार काम कर रही थी, आप लोगों ने मदद नहीं की। कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, घनश्याम जी के पास जाती हूँ, आपकी आवाज ठीक कराती हूँ, जो टेक्निकल ग्लिच है। घनश्याम जी, भाई इस मैसेजिंग के साथ आप आधी आबादी का वोट कैसे मांगेंगे? आधी आबादी आपसे पूछेगी नहीं कि भाई ठीक है जैसा भी दे रहे थे, दे तो रहे थे ना, 40 साल बाद किसी पार्टी ने इतनी तो हिम्मत दिखाई कि दे रही थी, चाहे अपने फायदे के लिए, चुनाव में फायदे के लिए, जो भी उसकी वजह रही थी। और डिलिमिटेशन होना है ये सब जानते हैं और सब पार्टियां चाहती भी हों। तो अगर एक पार्टी कर रही है, आधी आबादी को 40 साल बाद उसका हक मिल रहा है, तो मिलने दीजिए ना। विनाश जी, मैंने 2023 के प्रधानमंत्री के महिला आरक्षण के बिल के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था और कल का जो भाषण, दोनों को कंपेयर किया आमने सामने रख करके। कल का भाषण उस भाषण का जेरोक्स कॉपी था। अच्छा, जहां प्रधानमंत्री, आप भी कर सकती हैं, आपका कोई दर्शक कर सकता है, किसी भी एआई टूल से कर सकता है, जहां पे प्रधानमंत्री एक नया भाषण भी नहीं दे पाए उस बिल के लिए, जो बिल सर्वसम्मति से संसद में पारित हुआ, उस बिल में जो पचड़ा लगाया गया, वो पचड़ा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। उस बिल में ऐसा कोई पचड़ा लगाने की जरूरत नहीं। सभी पार्टियां कह रही थी कि आपको इसके लिए डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है। 2023 में तमाम पार्टियां कह रही थी 2024 में आप दे सकते हैं। किसने नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। जो पार्टी बिहार जैसे राज्य में जहां पे 11 करोड़ लोग हैं, वो कहती है कि कुछ हफ्तों में वो SIR कर लेगी, हर वोटर को छान लेगी, वो पार्टी 5 साल से देश में सेंसस नहीं करा पा रही। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो क्रेडिट देंगे सभी को, सबकी फोटो छापेंगे, जो प्रधानमंत्री हजारों करोड़ के पब्लिक मनी से अपना एडवर्टाइजमेंट हर रोज कहते हैं, वो तो एडवर्टाइजमेंट विपक्ष का देने को भी तैयार है। वो कह रहे हैं फोटो इस बार आपकी लगवा देंगे, आपके नेताओं की लगवा देंगे। ये अदानी जी का पैसा थोड़ी है। नहीं प्लीज, मैंने कहा ना कि वो फोटो आपकी, वो तो कह रहे हैं सरकारी खर्च से जो विज्ञापन निकलते हैं उसमें विपक्ष की फोटो लगवा देंगे। आप हाथ तो बढ़िए, आप बड़ा दिल तो दिखाइए महिलाओं के लिए। वो तो कह रहे हैं ठीक है, जो हो गया आपने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, गलती दिखा दिया, आईना दिखा दिया कि भाई 2023 में एक लॉज आप ही ने लगाए थे बीजेपी ने, अब उनसे वो यूटर्न ले रहे हैं, उनमें रिवीजन कर रहे हैं, वो अपनी गलती सुधार रहे हैं, तो फिर आप साथ दे दीजिए ना। वो तो जानबूझ करके एक खंजर लेके आए हैं कि अच्छा, किसकी पेट में घोपेंगे? महिलाओं की। कि महिलाओं को सामने रखते हुए अच्छा, वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन, और जो छोटे राज्य, जो शुरू में आपने मुझे सवाल पूछा था कि हमारे देश में लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जिसमें 12 से कम सांसद हैं। आपने उन 11 राज्यों की तो गला दबा दिया इस बिल के माध्यम से। अच्छा, पहले एक मिनट घनश्याम जी, यही होल्ड कीजिएगा, यही ताकि दर्शकों के पास सही जानकारी जाए। अभी जो राज्य हैं जिनकी आबादी कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे सिलेक्ट हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट, है ना, ऐसा तो नहीं है, देखिए मैंने वही कहा ना, आज भी उत्तर प्रदेश की सीटें 80 है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की सीटें 40 हैं और अचानक से 120 हो जाएंगी। आज भी उत्तर प्रदेश की सीटें 80 हैं, दिल्ली में सांसदों की संख्या 7 है। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ, तो फिर ये डिस्पैरिटी, ये प्रोपोर्शन पहले से ऑलरेडी इसी तरह का है? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जिन 11 राज्यों में कुल मिलाकर के 40 से अधिक कम सांसद हैं, 40-50 से कम सांसद हैं, उसमें 100 सांसद भी हो जाएं, जब आप मेजोरिटी का आंकड़ा देखती हैं तो चंद बड़े राज्य आराम से मेजोरिटी हासिल कर सकते हैं। उनका मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अभी एग्जिस्टिंग, सुनिए ना, आज के दौर 70 साल, ऐसा तो नहीं है बीजेपी आज ही आके देश चला रही है। उससे पहले यूपी की सरकार ने भी चलाया, सिंगल पार्टी ने अपने बहुमत के साथ भी चलाया है, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट्स भी आई है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, 543 में भी एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था जनसंख्या के आधार पर। तो क्या आप क्या चाहते हैं, किस आधार पे हो आपके, किस आधार पे हो? मतलब कोई ऐसे तो है नहीं, सांसद की सीट कोई चैरिटी तो है नहीं कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा बराबर का बांटना है। कोई तो फॉर्मूला होगा ना सर। क्या फॉर्मूला हो? परफॉर्मेंस फॉर्मूला हो, आपका जीडीपी में योगदान फॉर्मूला हो, क्या फॉर्मूला हो? अभी आपका जो मूल सवाल जो अभी की व्यवस्था पर है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक सांसद की कमी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी थी। तो जब आप इस तरीके से किसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम करते हैं और कुछ प्रदेशों को इतना अधिक प्रतिनिधित्व दे देते हैं कि वो मेजॉरिटी बना सकें, तो उनकी आवाज कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, 50% सबको मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना फॉर्मूला। एक मिनट, अगर आबादी के हिसाब से, अगर आज भी सर अगर आज भी आबादी के हिसाब से लागू करने लग जाएं जो पुराना फॉर्मूला है कि 20 से 24 लाख पर एक सांसद, तो नंबर और घट जाएगा।
यहाँ तो उल्टा फायदा ही हो रहा है कि 50% कर दिया कि भाई सबको 50% मिलेंगे, चाहे यूपी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे फिर तमिलनाडु हो, केरल हो, सबको 50%। अगर आबादी के हिसाब से होता तो जैसे कि साउथ के राज्य कह रहे थे कि भाई हमारी जनसंख्या कम है तो हमारी गुस्ताखी हो गई क्या? हाँ, मैं उसी फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। अगर कल से आज तक आपका कोई भी दर्शक अखबार के अलग अलग एडिटोरियल्स देखे और अलग अलग सदन मुख्यमंत्रियों ने, खासकर जो छोटे राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा है, अगर उनकी अपनी आवाज है तो उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले सुझाए हैं। किसी ने स्टेट के जीडीपी को जनसंख्या से जोड़कर कोई फॉर्मूला सुझाया है, किसी ने ये 50% वाला फॉर्मूला तो सुझाया बीमारू है। राज्य की जो आबादी है बेचारी वो तो कभी भी उभर ही नहीं पाएगी, उसका तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जब आपके सामने एक डिबेट में, 1 घंटे की डिबेट में इतने सवाल आ गए हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं के विधेयक के आड़ में छिपके बात करनी चाहिए थी? अच्छा। कल के भाषण में उन्होंने परिसीमन के बारे में क्या कहा? 0.7%। ठीक है डॉक्टर प्रीति शेखर, यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो परिसीमन के तरीके हैं उनको लेकर है, उनका ऑब्जेक्शन है, वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए तो वो भी तैयार है 33%। आप एक काम कीजिए, अगर आपका वाकई में इतनी मंशा पाक साफ है कि महिलाओं को उनका हक दिलाना है, 543 में अभी दिला दीजिए। फिर जब जनगणना हो जाएगी फ्रेश, जैसा कि आपने 2023 में जब ये बिल पास हुआ था उसमें लिखा था, जब जनगणना हो जाएगी फ्रेश, फिर परिसीमन होगा, जो भी फॉर्मूला डिराइव होगा आयोग की तरफ से, फिर उसके बाद एज इट इज उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। दिक्कत क्या है? कहीं से आप ही शुरू कर लीजिए। लगता है एक डिमांड आप छोड़ दीजिए, अगर वाकई में इतना मतलब अगर इतना है, क्योंकि क्लॉज आप ही का लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर सवाल आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि क्लॉज भी आप ही लोगों का लगाया हुआ है। देखिए इन सभी बातों का एक ही जवाब है। जो लोग चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पारित हो, उनको समय से क्या फिर परेशानी आ रही है? अगर पहले मिल जाए तो वो क्या उनके लिए बहुत खराब हो जाएगा और बाद में आ जाएगा तो महिलाओं के अधिकार और बढ़िया हो जाएगा। पहले मिल जाए तो दिक्कत है। और हम एक सेकंड बस डॉक्टर प्रीति शेखर, एक सेकंड घनश्याम जी, पहले मिल जाए दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत? 2023 के बहस में हर विपक्ष के सांसद ने कहा अभी कर दीजिए। ठीक है एजिया यादव जी, पहले मिल जाए कोई दिक्कत है? थोड़ी आवाज नहीं आ रही है। पहले हम लोग तो 23 से ही चाह रहे हैं कि लागू हो जाए। प्रीति जी, विपक्ष तो बेचारा कह रहा था 23 से ही कर देते, तभी के तभी हाथ के हाथ 2024 में भी वो बड़ा दिल दिखा के 33% देने को तैयार था। क्लॉज आप ही ने लगाया था। ठीक है, जवाब ले लूं मैं प्रीति जी से। तो अच्छा ठीक है, उस समय आप तैयार थे, तो अभी आपको क्या परेशानी हो रही है? तो डिलिमिटेशन मत कीजिए। राजनीति सूझ रही है। देखिए एक क्लियर कट मामला है कि विपक्ष को इसमें भी राजनीति करनी है। ये एक युगांतकारी कदम साबित हो सकता है और इसमें सभी दल के लोगों को सामने आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को राजनीति सूझी हुई है, ये लोग हर बात का विरोध करते हैं और बिना कोई सिर पैर की बात करते हैं। अमित शाह जी ने सही कहा कि अब केजी के स्टूडेंट के टाइप से उनको समझाना पड़ेगा सदन में, तब जाकर के विपक्ष के नेता समझ पाएंगे। तो अब उनका जब मार्गदर्शन होगा तो सारी बातें क्लियर होंगी और जिनके मन में जो भी दुविधा है वो मुझे लगता है उनकी दुविधा दूर होगी और वो समझ पाएंगे मतलब एजिया यादव जी, ठीक है, क्यों जरूरी है। ठीक है, बीजेपी को लगा, जो भी राजनीतिक मंशा से लगा, 2029 के चुनाव ला रहे हैं उसकी मंशा से लगा, उन्हें लगा कि भाई ठीक है अभी कर देना चाहिए। 2029 के बाद अगर महिलाओं का हक और हुकूक लटक जाएगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। उन्हें रियलाइजेशन हुई, ठीक है, अच्छी रियलाइजेशन हुई, महिलाओं के फायदे की रियलाइजेशन हुई, तो साथ दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? परिसीमन तो आज भी होना है, कल भी होना है और उसका फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं। देखिए उसका फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आज ये वाला फॉर्मूला है तो नई जनगणना में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। भाई वो आयोग जो है वो अपने हिसाब से फॉर्मूला डिराइव करेगा, है ना? हम लोग तो 23 से ही साथ है, 23 से ही साथ है, 23 से ही हम लोग चाह रहे थे कि तुरंत लागू हो जाए। अच्छा, बट दिलदार तो ये लोग नहीं है। जब तक ये लोग एक्स्ट्रा सीट्स काट नहीं करेंगे महिलाओं को देंगे नहीं। 543 में 33% देने में आपत्ति तो बीजेपी वालों को थी। सारे विपक्ष तो हाथ उठा के बोले कि हाँ अभी लागू कीजिए, 24 के चुनाव में लागू कीजिए। क्यों नहीं आप लोगों ने किया? तब आप लोगों ने सेंसस का बहाना किया। एजिया यादव जी, लेट्स बी प्रैक्टिकल, एक मिनट के लिए। एजिया यादव जी, मुझे आप भी बताइए, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल। आपकी पार्टी में कितने पुरुष नेता होते हैं, कितनी महिला प्रवक्ता आगे निकल पाती हैं, कितनी महिलाएं आपकी पार्टी के, मैं सभी पार्टी की बात कर रही हूँ, कितनी महिलाएं प्रवक्ता बन पाती हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन पाती हैं, फिर उसके बाद बड़े पार्टी अध्यक्ष के पद पर या इस तरह के पदों पर आसीन हो पाती हैं? नहीं हो पाती। अभी जो मिल रहा है, संगठन में देंगे। मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ। एजिया यादव जी, मैं फिलहाल एक बार एक महिला के तौर पर सोचने के लिए कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, महिलाएं हर जगह स्ट्रगल करती हैं ना अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए,
पुरुष प्रधान समाज में, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो कोई और दफ्तर हो, हर जगह आपको अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ता है। आपकी पार्टी में भी कितने पुरुष प्रवक्ता हैं, कितने पुरुष प्रवक्ता हैं, कितनी महिला प्रवक्ता हैं? आज क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन बिल आ रहा है तो महिला प्रवक्ताओं को आगे कर रहा है, नहीं तो कितनी महिलाओं का नंबर आता है। आप भी जानती हैं ये बात। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं वही अजय यादव जी आपसे पूछ रही हूँ। हमारी पार्टी में अरे आपकी पार्टी की मैंने कहा ना क्रॉस ऑल पार्टी। अजय यादव जी मैं कह रही हूँ क्रॉस ऑल पार्टी। मैं फिलहाल आपको महिला बन के सोचने के लिए कह रही हूँ। उनका प्रतिनिधित्व होता है। आप थोड़ा देख लें आंकड़े को, चाहे राज्य की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से महिलाओं का सम्मान किया है, उनको उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे उनको योजनाओं की लाभार्थी बनाने की बारी हो या अब उनको नीति निर्माता बनाने की बारी हो, हर दोनों ही पहलू पर आपने विदिन द पार्टी 33% सीटें महिलाओं का एलोकेट कर दी हैं, आप ये कह रही हैं? आपने अपनी पार्टी में आरक्षण लागू कर दिया। आरएसएस में कितनी सारी महिलाएं हैं, जरा पूछे ना। संगठन में बीजेपी हमारे यहाँ संगठन में अभी भी मुझे लगता है 33% तो कम है, व्यू से ज्यादा संख्या मैंने कहा ना जब सीटें चुनाव की होती है, देखिए हर पद और दायित्व के लिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। आला है बीजेपी का कमान चलाते, उसमें आरएसएस में कितनी ठीक है रोहित कुमार सिंह जी, जरा क्योंकि आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, आपकी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन हो सकती है, जरा मुझे बता दीजिए 543 में आज विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हमने तो तब भी कहा था 543 में लागू कर दीजिए। क्या वाकई में कोई पुरुष अपनी सीट छोड़कर महिलाओं को, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइन, फिर वो समाजवादी पार्टी का हो, डीएमके का हो या फिर आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी का हो, क्या कोई पुरुष नेता सांसद अपनी सीट छोड़कर 543 में से हक देने को राजी होता? कोई भी पार्टी का होता महिलाओं को। हम लोग तो मांग रहे थे। देखिए आप देश के कहना और वाकई में जब इंप्लीमेंट हो जाए तो याद कितने होगा पुरुष सांसद छोड़ेंगे? इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो जब अब हम बोले ना, बोलिए। हम बोले इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी इसलिए बनी कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और कांग्रेस पार्टी उनकी रियासत थी। भारतीय जनता पार्टी के पुरुष नेताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना बड़ा हृदय दिखाया। सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष बनी, जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, जो सबसे बड़ा पद था वह सुषमा स्वराज जी को लोकसभा में दिया गया और सभी लोग उनके नेतृत्व में चले। उनकी काबिलियत और कुव्वत थी, उन्होंने हासिल किया, ये क्या अप्रोच दिया गया? प्रश्न उठाने का आगे बोल तो रहे हैं, आप बीच में रोक रही हैं, आप तो बोलने ही नहीं दे रही हैं। अरे भाई हम लोग सीता जी के भतीजा हैं, हम लोग से ज्यादा औरत का पैर धोकर के पीने वाला कोई है? परीक्षा भी वहीं से ली गई थी। चलिए बोलिए। सुषमा स्वराज जी ने अपने कुवत पर लिया और सबने उनका समर्थन किया, सब उनके नेतृत्व में आगे गए। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एमके स्टालिन की पार्टी, ये जितने लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं इनकी मंशा में खोट है। अगर सीट बढ़ा करके 33% आरक्षण मिल रहा है तो उसमें कमी क्या है? घटाकर मिलने में क्या दिक्कत है, ये मुझे आप समझा दो। लोगों की आबादी बढ़ी है, ठीक है, लोगों मैंने का आपकी प्रेशर समझ बढ़ा लिया। है, पॉपुलेशन बढ़ा है, घटाकर डिलिमिटेशन नहीं होगा। डिलिमिटेशन पे अपोजिशन को शक क्यों हो रहा है? ये अपोजिशन जो है लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहता है। लालू यादव के लिए, अखिलेश यादव के लिए, इनका परिवार ही देश है और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश परिवार है। एक आखिरी सवाल प्रीति जी, लालू यादव के नंबर ले आएंगे आप? खुद को समझिए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के व्यापक और विस्तृत सोच को समझिए। ठीक है, बिल्कुल। 360 का आंकड़ा कैसे हासिल करेंगे? क्या रणनीति बनी है सरकार की? और लालू यादव, अखिलेश यादव, किसको कहा कि भाई वॉकआउट कर जाना, नाराज होकर चले जाना? संकुचित है। कैसे फ्लोर मैनेजमेंट होगा? देखिए मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नियत में कोई खोट नहीं है। महिलाओं का उन्होंने सदैव से सम्मान किया है, इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के बिल पर न सिर्फ पक्ष का बल्कि विपक्ष का भी सहयोग, उम्मीद है कि अंततः निश्चित अंतरात्मा की आवाज सुनी जाएगी। पार्टी हितों से और आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर, राजनीति से उठकर जो है वो अब एक नया इतिहास रचा जाएगा। खैर इसके लिए थोड़ा ही वक्त बचा है जब वोटिंग होगी। बहरहाल शाम 6 बजे अमित शाह इस पूरी चर्चा पर जवाब देंगे और फिर वोटिंग होगी। क्या महिला आरक्षण से जुड़े 3 नए विधेयक पास हो जाएंगे संशोधन के?